हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो नेचुरली अकर करता है इन द बैक्टीरियल सेल। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर टू इंसर्ट आर डीएनए इनटू द, यानी कि जो भी इन डिज़ायर डीएनए है उसको इंसर्ट करने में इनटू द होस्ट सेल। सो प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि क्रोमोसोम के अलावा होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद के साथ मतलब खुद से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट करता है। तो प्लाज्मिड के पास भी अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिससे वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सो ये सारे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको लर्न कर लेना कि प्लाज्मिड्स होते क्या हैं। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यूजुअली सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि 2 स्ट्रैंड होता है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड नेचुरली इन बैक्टीरिया एंड ऑल्सो इन सम ईस्ट। सम ईस्ट में भी पाए जाते हैं ये लोग, ये प्लाज्मिड। ऑल्दो प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, दे ऑफन कॉन्फर यूजफुल प्रॉपर्टीज टू द होस्ट सेल to the host, such as resistant to antibiotics that can be selective advantage under certain conditions. सो प्लाज्मिड्स जो होते हैं, जैसे हम नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे अंदर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज्म में सारे जो भी उसके अंदर ट्रेड्स दिख रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मिड है वो एसेंशियल नहीं है फॉर द नॉर्मल सेल ग्रोथ, क्योंकि उसके लिए तो अलग सा क्रोमोसोम है सेल का खुद का अपना, वो परफॉर्म करेगा उसका सेल का ग्रोथ। तो जो ये प्लाज्मिड होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, यानी कि अलग से होते हैं, नेचर ने उन्हें प्रोवाइड किया होता है, और ये उनको प्रोवाइड करते हैं यूजफुल प्रॉपर्टी दैट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जैसे कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमें, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स अप्लाई करने के लिए देते हैं ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो हट जाए। तो किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो उनको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं एक, कि वो एंटीबायोटिक उनके लिए काम ही नहीं करेगी, मतलब एंटीबायोटिक हम लगाएंगे तो वो मरेंगे ही नहीं। सो इससे उनको रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मिल रही है। दैट कैन बी अ सेलेक्टिव एडवांटेज अंडर सर्टेन कंडीशंस। और ये तो उनके लिए यूजफुल प्रॉपर्टी हो गई, और हमारे लिए, हम तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे लिए ये सर्व करता है एज अ सेलेक्टिव एडवांटेज। जब हम होस्ट सेल में हमारा जो डीएनए है, मीन्स होस्ट सेल के अंदर चला गया है कि नहीं, जो डिजायर्ड डीएनए का पीस है वो कैसे हम पहचानेंगे, तो होस्ट सेल में हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा, तो अभी ऐसे ही पढ़ लो, समझ लो। तो हमारे लिए काम करता है एज ए सेलेक्टिव एडवांटेज, हम सेलेक्ट कर सकते हैं होस्ट सेल को, और बैक्टीरिया को वो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। The plasmid molecule can be present as 1 or 2 copies or in multiple copies, 500 to 700 inside the host organism. So इसमें ये बोल रहा है कि जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल में 1-2 भी हो सकता है, या फिर उसके मल्टीपल कॉपीज हैं कि बहुत सारे नंबर में हो सकता है, या तो 1-2 होगा, या फिर किन्हीं किन्हीं बैक्टीरिया में हमें और भी बहुत कॉपीज मिलती हैं प्लाज्मिड की, तो इनके पास हाई कॉपी नंबर होता है। मतलब जितने ज़्यादा प्लाज्मिड उतनी ज़्यादा हमारा उतनी ज़्यादा हमारे जो डिजायर्ड डीएनए है उसका कॉपी होगा। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं वो हाई कॉपी नंबर वाले हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा क्लोन्स मिल पाते हैं डिजायर्ड डीएनए के inside the host organism. Okay, these naturally occurring plasmid have been modified to serve as vector in laboratory and are by far the most widely used, versatile and easily manipulated vector. ठीक है, और ये नेचुरली फाउंड होता है तो ये सेफ भी है, और इसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं एज अ वेक्टर। One of the earliest plasmid vector to be constructed was PBr322। ये नाम याद रखना कि अर्लीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर कौन सा था, मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको बनाया गया था लैब के अंदर। ठीक है, ये नेचुरली अकर नहीं करता। सो इट वाज PBr322। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? दिस प्लाज्मिड, इसके अंदर कंटेन्स 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, यानी कि समझ लो कि जैसे ये PBr322 है और इसके अंदर 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे, उनका नाम नहीं दिया है तो ये, लेकिन ये याद रखना कि इसके अंदर 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो उसको प्रोवाइड करते हैं ये प्रॉपर्टी कि वो उस एंटीबायोटिक से प्रभावित, मीन्स इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उस एंटीबायोटिक का एप्लीकेशन करने से। ठीक है, एंड रिकॉग्निशन साइट्स फॉर सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो कट करते हैं, तो रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जैसे हमने टेबल में देख रखा है, टेबल को लर्न कर लेना, तो उनके रिकॉग्निशन साइट्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया हमारा PBr322 का 2 मेन कैरेक्टर, मतलब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है। दूसरा, अ पॉपुलर सीरीज ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर इज पग फैमिली, PUC फैमिली। These vector contain a region of LAG-Z gene that codes for enzyme beta galactosidase. So ये तो एक पग फैमिली एक वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर, इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके अंदर जो ये जो है एज ए वेक्टर हम लोग यूज करते हैं,
तो इस वेक्टर के अंदर क्या है, पग फैमिली में इसके अंदर बहुत सारे टाइप के वेक्टर आ जाते हैं। तो एक फैमिली बना दी गई है। पग फैमिली में जो वेक्टर्स आते हैं उनके अंदर एक रीजन में लैग जेड जीन, ये याद रख लेना, लैग जेड जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैग जेड जीन प्रेजेंट होता है इन वेक्टर्स पग फैमिली, ठीक है। दैट कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, तो इसमें ये काम आता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम। तो कैसे हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं और इससे हम सेलेक्ट करते हैं कि उसके अंदर हमारा जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो वेक्टर है वो पहुंचा कि नहीं। तो इस समय तो अभी समझ में आएगा नहीं, अभी ऊपर से पढ़ लो, जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो कनेक्ट कर लेना, तो वो वहाँ पर मैं बता दूंगी। तो बस ये याद रख लेना कि पग फैमिली में जो वेक्टर हैं उनके अंदर लैग जेड जीन पाया जाता है जो कोड करता है फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये क्या, इससे क्या होगा, दिस रीजन ऑल्सो कंटेन अ पॉलीलिंकर and thus insertion of foreign DNA into any of the restriction sites will result in altered non-functional enzyme। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है इसी के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स भी प्रेजेंट हैं। जैसे यहाँ पर पॉलीलिंकर दिया है, तो पॉलीलिंकर मैंने ऊपर बताया था जब हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, देखो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स और पॉलीलिंकर, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं पॉलीलिंकर। जैसे समझ लो कि कोई एक पग फैमिली का वेक्टर है, तो इसके अंदर ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लैग जेड जीन है और यहीं पर इसी रीजन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिकॉग्निशन साइट्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो कट कर सकता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर जिसका भी रिकॉग्निशन साइट होगा, और वहाँ पर हम कट करके अपना जो इंसर्ट है, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है जिसको हम लोग भेजना चाहते हैं होस्ट सेल के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो लैग जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था, और तो जब हमने इस पीस को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो ये पूरा जीन लैग जेड जीन कहाँ रहा, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो ऑल्टर हो जाएगी। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब नहीं बनाएगा, तो इसकी एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं दिखेगी, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं होस्ट सेल के अंदर की इंसर्ट गया है कि नहीं गया है, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये जो प्रॉपर्टीज हैं लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज लर्न करना है, ठीक है। एंड दस इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू एनी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स विल रिजल्ट इन ऑल्टर्ड नॉन फंक्शनल एंजाइम, जो मैंने अभी बताया। ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यानी कि जिस प्लाज्मिड के अंदर हमारा इंसर्ट है रिकॉम्बिनेंट बन गया वो, कंटेनिंग होस्ट सेल, द एब्सेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी इज इंडिकेटिव ऑफ प्लाज्मिड कंटेनिंग द इंसर्ट। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, उसके अंदर एब्सेंस हो जाएगी, क्योंकि जीन ही नहीं रहा लैग जेड जीन जो उसको बनाता था, तो उसकी एक्टिविटी कहाँ से दिखेगी। तो इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि जो प्लाज्मिड है यानी कि हमारा जो इंसर्ट है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वो होस्ट सेल के अंदर गया कि नहीं गया। नाउ नेक्स्ट, द प्लाज्मिड वेक्टर डिस्क्राइब्ड अबव कैन रेप्लिकेट ओनली इन ई कोलाई। जैसे ई कोलाई के बारे में हम जानते हैं बैक्टीरिया है, तो ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में हमने जैसे डिस्कस किया, जैसे PBR 322 पग फैमिली, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे इकोलाई हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेट कराना है, वो एक्सप्रेस कराना है, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने एक वेक्टर बना दिया। मेनी ऑफ द वेक्टर यूज्ड इन यूकैरियोटिक सेल आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट दे एग्जिस्ट बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड इकोलाई। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो इकोलाई यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इकोलाई लिख दिया है प्रोकैरियोटिक लिखने की जगह, वैसे ये प्रोकैरियोटिक है तो इकोलाई, ठीक है। तो हमने ऐसे वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए जो एग्जिस्ट कर सकते हैं बोथ इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इन बोथ द सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का जो फंक्शन है बहुत ही डिफरेंट है। दोनों ही सेल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही अलग अलग फंक्शन होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनका कुछ अलग ही चलता है प्रोकैरियोटिक से। सो इसीलिए हमें अलग अलग वेक्टर्स बनाने की जरूरत पड़ती है। सच वेक्टर्स आर नोन एज शटल वेक्टर्स। सो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर शटल वेक्टर्स। तो शटल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which can exist both in eukaryotic cell and prokaryotic cell, आगे लिख देना E. coli, या फिर which can be expressed both in eukaryotic cell and prokaryotic cell is called shuttle vector, जो बुक में दिया है वो लिखना, ठीक है। These vector contain two types of origin of replication and selectable marker genes। अब इन वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं शटल वेक्टर, तो इनकी भी लर्न करना है। इन वेक्टर्स के पास होता है टू टाइप्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक होगा इकोलाई के लिए यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, और एक होगा यूकैरियोटिक सेल के लिए। मतलब जब वो उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे इकोलाई में, तो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काम करेगा। अगर हमने उसको यूकैरियोटिक सेल में इंसर्ट कर दिया तो उसमें यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काम करेगा। एंड सेलेक्टेबल मार्कर भी अलग होते हैं। वन सेट विच फंक्शन इन यूकैरियोटिक सेल, एग्जाम्पल ईस्ट,
एंड अनदर इन ई कोलाई। ठीक है, यही मैंने बताया। तो अच्छे से सारी लाइन्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है और एक एक को लर्न करना है, एक भी मिस नहीं करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ शटल वेक्टर इज द ईस्ट प्लाज्मिड येप। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है शटल वेक्टर का, ये लर्न करके रखना। ईस्ट प्लाज्मिड येप वेक्टर। In the case of plant, a naturally occurring plasmid of bacterium, Agrobacterium tumefaciens, called TI plasmid, has been suitably modified to function as a vector। जैसा कि हमें पता है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन होता है वो बैक्टीरिया, वो प्लांट को इफेक्ट करता है। और उसको कैसे इफेक्ट करता है, उसके पास नेचुरली TI प्लाज्मिड होता है जो वो प्लांट के अंदर इंसर्ट करता है। तो इसी को हमने एज अ वेक्टर मान लिया। TI प्लाज्मिड को नॉन वायरलेंट बनाकर इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे एज अ वेक्टर, मतलब यूज करेंगे एज अ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर एक व्हीकल है जिसको लेकर जाना है डिजायर्ड DNA को इनटू द सेल, बस, और कोई काम नहीं है। तो बस, तो प्लांट में हमें याद रखना है, प्लांट में नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड, और ये हमने निकाला है फ्रॉम बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। ठीक है, तो इस पेज में हमने पहले तो प्लाज्मिड क्या है वो देख लिया, और फिर उसके बाद हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा एग्जांपल, जैसे PBR 322, पग फैमिली, देन उन शटल वेक्टर्स एंड देन TI प्लाज्मिड। तो 4 हो गए, इन 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बुक में दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना। अब नेक्स्ट, द ल्यूटो जीन सी येप, यानी कि वेब, ये ऊपर जो डायग्राम दिया है येप वेक्टर का उसको देखने को बोला है, कोड्स फॉर एन एंजाइम विच इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ल्यूसीन। तो ये जो जीन है ल्यूटो जीन, येप वेक्टर में पाया जाता है, येप वेक्टर में है मतलब ल्यूटो जीन, जो कोड करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ल्यूसीन। और ल्यूसीन इंपॉर्टेंट है, तो इसको एज अ हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ठीक है, ईस्ट सेल यानी कि ईस्ट सेल कंटेन हैविंग दिस प्लाज्मिड कैन ग्रो ऑन अ मीडियम लैकिंग ल्यूसीन, हेंस कैन बी सेलेक्टेड ओवर सेल नॉट कंटेनिंग द प्लाज्मिड। मतलब कि जो भी सेल के पास, यानी कि होस्ट सेल जिसके अंदर हमने ये वाला वेक्टर येप वेक्टर इंसर्ट किया, उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो ये जो सेल है वो ग्रो करेगा उस मीडियम में जिसमें ल्यूसीन नहीं है, क्योंकि इसके पास खुद का जीन है ल्यूसीन बनाने का, तो ल्यूसीन बनाकर अपना सर्वाइव करेगा। तो ऐसे मीडियम पे वो ग्रो करेगा, ऐसे ईस्ट सेल जिनके पास ये वाला वेक्टर है, येप वेक्टर। तो यही बोल रहा है, इसीलिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला जो ईस्ट सेल जो जिंदा है उससे हमें पता चल जाता है कि उनके पास ये वेक्टर गया है, और जो मर जाते हैं उनके पास नहीं गया है, ऐसा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक। ये भी याद रखना कि येप वेक्टर के अंदर ल्यू2 जीन होता है। पग फैमिली में हमने लैग जेड जीन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे येप वेक्टर में हम लोग ल्यू2 जीन के बारे में उनका फंक्शन भी याद करना। The discussion so far has focused on cloning a DNA fragment to sufficiently amplify it, यानी कि उसका नंबर बढ़ाना है, हमें उसका क्लोन बढ़ाना है, एम्प्लीफिकेशन करना है। However, the goal of cloning experiment may be to produce a foreign protein in the host, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें फॉरेन प्रोटीन, यानी कि वो जो DNA का सेगमेंट है, जैसे ये DNA का सेगमेंट है, उससे हमें प्रोटीन बनवाना है। एज वी ऑल नो कि DNA का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो RNA बनता है, एंड देन RNA से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है। तो हमें प्रोटीन चाहिए इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट से। इन सच केसेस, तो इसमें हम क्या करेंगे, द फ्रेगमेंट कंटेनिंग द जीन एक्सप्रेसिंग द फॉरेन प्रोटीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वेक्टर along with signals necessary for transcription and translation in the given host। तो अगर हमें फॉरेन प्रोटीन प्रोड्यूस कराना है उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट से, तो उसके लिए हमें वेक्टर में उस डिजायर्ड जीन के साथ साथ हमें कुछ सिग्नल्स भी लगाने होंगे वेक्टर के अंदर, जिससे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन उस डिजायर्ड जीन का हो सके। क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अलग अलग होते हैं सबके रिक्वायरमेंट्स, तो उसी हिसाब से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी सिग्नल्स, उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे जीन एक्सप्रेसिंग, यानी कि डिजायर्ड जीन के साथ। इससे हमारा जो प्रोटीन है वो बन जाएगा। वेक्टर्स विच आर सुटेबल फॉर एक्सप्रेसिंग फॉरेन प्रोटीन आर कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर्स, एंड वन सच वेक्टर इज PUC19। सो ये याद रखना कि एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं। Expression vectors are those vectors which are suitable for expressing foreign protein into the host cell। And एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये भी लर्न करना, PUC19, PUC19। ओके, नाउ लास्ट में जो डायग्राम है फिगर 4, जिसमें कुछ प्लाज्मिड्स के रिप्रेजेंटेशन मीन्स डायग्राम दिए हुए हैं, उसको भी लर्न करके रखना। जैसे वो पूछ सकता है कि ड्रॉ द वेरिएबल डायग्राम ऑफ PBR 322। तो जैसे PBR 322 दिया हुआ है, ये इसमें जो
यहाँ पर ये जो इको R1 लिखा है ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो रीज़न है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इको R1 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। और ये रेड कलर का जो है ये शो कर रहा है कि ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पर, और येलो कलर में ये जो है ये शो कर रहा है कि इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहाँ पर, मतलब वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और ये ग्रीन कलर में जो है ये शो कर रहा है कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो हमने PBR 322 को में जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसके पास 2 रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो क्या 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 है, सॉरी मतलब वो क्या क्या है वो हमें पता चल गया, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, PBR 322 के अंदर। और PBR 322 के अंदर 2 रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे एक इको R1 का है और एक BAM-H1 का है, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा PBR 322 कंप्लीट। नाउ PERK19। PERK19 के बारे में हमने पढ़ा था, ये एक एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन वेक्टर है, और इसके अंदर ये MCS मीन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती हैं। किसके अंदर, ये जो है ये ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन मुझे ये मतलब कि ये जो है ब्लू कलर का ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे LU2 जीन को, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। और यहीं पे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं, तो यही इधर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला हमारा PERK19 में जो एक्सप्रेशन वेक्टर है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि LU2 जीन है, ये हो गया। देन ये है इको R1 सॉरी इकोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से ओरिजिन रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड ये जो है ये हमारा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो इससे हमें ये पता चल गया कि PERK19 में LU2 जीन है एक, तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, और इकोलाई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्योंकि इसको हम लोग इकोलाई में एक्सप्रेस करेंगे, और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो ये हो गया हमारा PERK19 कंप्लीट। नाउ जो येप वेक्टर है, येप वेक्टर के अंदर ये है हमारा इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि एक शटल वेक्टर है, यानी कि ये एक्सप्रेस हो सकता है इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो इकोलाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये हमारा इकोलाई में एक्सप्रेस होगा और यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। नाउ जो ये रेड कलर है ये शो कर रहा है कि इसके अंदर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, और ये पर्पल कलर शो कर रहा है कि इसके पास ईस्ट का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो हमने पढ़ा ही था कि ये एक ऐसा वेक्टर है यानी कि शटल वेक्टर है जिसके अंदर बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो ये दोनों हैं, एक इकोलाई का है और एक ईस्ट का है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है LU2 जीन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है LU2 जीन को जो रिस्पॉन्सिबल यानी कि नीडेड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ल्यूसीन। तो ये हो गया हमारा ये वेक्टर कंप्लीट, ठीक है। ये लर्न कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या है, और ये डायग्राम भी अच्छे से देख लेना और लर्न भी करना है। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफेजेस ये कंप्लीट करेंगे। ये हमने आज प्लाज्मिड कंप्लीट किया है, नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरियोफेजेस